नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में राज्य और उसके तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राज्य और उसके तत्व के विषय में। राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों को पोलिस ही कहा जाता था। आज वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, किंतु राज्य आज भी उसी अवधारणा का द्योतक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विचारकों के द्वारा राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। राज्य की इन परिभाषाओं में जो इतनी भिन्नता है, उसको देखकर मैकाइवर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। राज्य की ये जो परिभाषाएं हैं, उसमें विविधता का एक प्रमुख कारण यह हम देखते हैं कि राज्य के संगठन, उसके उद्देश्य व कार्यों के विषय में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचार रखे गए हैं, उन्हीं विचारों के आधार पर विद्वानों ने राज्य की परिभाषाएं दी हैं। राज्य की प्रमुख परिभाषाओं को हम प्राचीन तथा आधुनिक दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन विचारक राज्य को व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय मानते हैं जिसे व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है। जैसे अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मजीवन की प्राप्ति है, आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वहीं सिसरो का कहना है कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना है। प्राचीन विचारकों के द्वारा जो राज्य की परिभाषाएं दी गई, वह कानूनी होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है। इससे राज्य के यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश नहीं पड़ता है। जहाँ तक आधुनिक परिभाषाओं की बात है, तो आधुनिक युग में राज्य के स्वरूप के विषय में विचार अलग अलग है। लास्की ने कहा है कि इस परिभाषा में संप्रभुता के दो पक्षों, आंतरिक तथा बाह्य में से केवल आंतरिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार पर लास्की जो अपनी परिभाषा देता है, वह कहता है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समुदायों पर सर्वोच्च शक्ति रखता है। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान तथा सार्वजनिक धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो और जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक संगठित शासन हो और जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का एक विशाल समुदाय स्वाभाविक रूप से करता हो। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गार्नर की परिभाषा है, उसमें हम राज्य के चारों तत्वों, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता का उल्लेख पाते हैं। वास्तव में कहा जाए तो राज्य के संबंध में गार्नर की परिभाषा सर्वमान्य रूप से मानी जाती है।
अब हम राज्य के तत्वों के विषय में बात करते हैं। सिज्विक ने राज्य के 3 तत्व बताए। पहला जनता या जनसंख्या, दूसरा भूभाग और तीसरा सरकार। ब्लंटसली भूभाग, जनता, एकता और संगठन इन 4 तत्वों को मानता है। गैटेल ने भी जनता, प्रदेश, सरकार तथा संप्रभुता को माना है। वास्तव में डॉक्टर गार्नर के विचारों को ही राज्य के तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। राज्य के आवश्यक तत्वों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जनसंख्या। राज्य का सबसे प्रमुख तत्व जनसंख्या है। ये एक आवश्यक तत्व है। जनसंख्या राज्य में निवास करने वाले मनुष्यों का एक संगठन है। व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। यहाँ तक कि उस समय छोटे छोटे नगर राज्य थे, तो ये 5040 नागरिकों की संख्या उस समय के हिसाब से तो प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह राज्यों के अगर हम आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों को देखें तो यह समीचीन प्रतीत नहीं होती है। दूसरा जो राज्य का प्रमुख तत्व है वह है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग तो राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन जीना संभव नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित भूभाग से अभिप्राय केवल भू क्षेत्र से नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत उस प्रदेश में विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, वन, खनिज पदार्थ, समुद्र तट, पहाड़ इत्यादि सभी हैं। राज्य का क्षेत्र कितना होना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो जैसे विचारक छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विश्व में बहुत से बड़े बड़े राज्य हैं और बहुत छोटे राज्य भी हैं। अब हम राज्य के तीसरे तत्व सरकार पर चर्चा करते हैं। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका एक राजनीतिक संगठन न हो, और यह राजनीतिक संगठन सरकार के रूप में होता है, जिसके आदेशों का पालन उस राज्य के निवासी स्वाभाविक रूप से करते हैं। इस प्रकार राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व सरकार भी है। प्रारंभिक काल में सरकार का संगठन सरल था और उसके कार्य बहुत सीमित थे, परंतु आज सरकार का संगठन काफ़ी जटिल हो गया है। सरकार के क्रियाकलाप बढ़ गए हैं। वर्तमान स्वरूप में हम सरकार के 3 अंगों को देखते हैं। पहला, व्यवस्थापिका, जिसका काम कानून निर्माण है। दूसरा, कार्यपालिका, जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाती है। और तीसरा, न्यायपालिका, जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत न्याय देने का कार्य करती है। सरकार का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। सरकार राजतंत्रात्मक भी हो सकती है, प्रजातंत्रात्मक भी हो सकती है, कुलीन तंत्रात्मक भी हो सकती है, तानाशाही वाली भी हो सकती है। इस तरह से कहा जाए तो सरकार विश्व में विभिन्न देशों में अलग अलग रूप में है। अब हम सरकार के या राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व या चौथे तत्व संप्रभुता पर बात करते हैं। संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे
अन्य समुदायों से अलग करता है, यह गैटिल ने कहा है। अगर कहा जाए तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कोई भी राज्य में अगर जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार हो, लेकिन वह संप्रभु नहीं है, तो उसे हम राज्य की श्रेणी में नहीं देख सकते। राज्य की संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो। निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता का होना आवश्यक है। ये चारों राज्य के प्रमुख तत्व हैं। इनमें से यदि एक भी तत्व नहीं है तो हम उस संगठन को राज्य नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद।